आने वाले दिनों में पासपोर्ट के बाद ये सेकंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा जो एसआईआर की फ़ाइनल लिस्ट होगी। इसको करवाना बेइंतहा ज़रूरी है और हर एक को इसमें पूरी सीरियसनेस के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। इनमरेशन फॉर्म जो भरना है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, तंजीमें हैं, सब हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो अगर इन सब के बावजूद भी होते हुए अगर कोई इसे सीरियसली नहीं ले तो इसको कोई उसका फिर सल्यूशन नहीं है। जैसे हमने देखा दूसरी स्टेट्स में जिन लोगों का एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो अब उनसे उनकी सारी जो सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी हैं, सारी स्कीम्स दी हुई हैं, वो सारी अब उनसे वापस छिनना चालू हो गई हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि जिनका एसआईआर में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है उनके राशन कार्ड तक कैंसिल होंगे। तो इस वजह से हमारे हिसाब से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना बहुत बहुत अहम है। शहर के ताल्लुक से बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। कितना ज़रूरी है अभी जो हुकूमत की तरफ से जो करवा रहे हैं 30 तारीख को, तो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरत है इसके ताल्लुक से क्या? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूँ इसमें, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में पासपोर्ट के बाद ये सेकंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा जो एसआईआर की फ़ाइनल लिस्ट होगी। तो इसको करवाना बेइंतहा ज़रूरी है और हर एक को इसमें पूरी सीरियसनेस के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। इन्यूमरेशन फॉर्म जो भरना है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। इतने सारे वॉलंटियर्स हैं, तंजीमें हैं, सब हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो अगर इन सब के बावजूद भी होते हुए अगर कोई इसे सीरियसली नहीं ले तो इसको कोई उसका फिर सल्यूशन नहीं है। आज जैसे हमने देखा दूसरी स्टेट्स में जिन लोगों का एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो अब उनसे उनकी सारी जो सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी हैं, सारी स्कीम्स दी हुई हैं, वो सारी अब उनसे वापस छिनना चालू हो गई हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि जिनका एसआईआर में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है उनके राशन कार्ड तक कैंसिल होंगे। तो इस वजह से हमारे हिसाब से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना बहुत बहुत अहम है। क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट है इसके अंदर? देखिए, पहला जो हमारा 30 तारीख से फेज़ चालू हो रहा है, जिसको कि इन्यूमरेशन फेज़ बोलते हैं, जो कि 30 जून से लेके 29 जुलाई तक रहेगा। इसमें सिर्फ आपको इन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। एक हमने जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और पूरे कर्नाटका में और दूसरी स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, तो एक सबसे ज़्यादा बड़ा जो हमको कन्फ्यूजन दिख रहा है लोगों के दिमाग में, वो ये है कि मेरा अगर 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो मुझे इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारे सामने और बहुत कॉमन है। इस वजह से ये स्पेसिफिकली इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका मैपिंग नहीं है, आपका 2002 में नाम नहीं है और फिर भी आपने ये सोचा कि ठीक है मैं इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरता हूँ, इन्यूमरेशन फेज़ के बाद जब नोटिस आएगा तो उस टाइम पे मैं नोटिस का जवाब दे दूंगा, तो ये सरासर गलत है। अगर आपने अभी इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा तो आपका ड्राफ्ट लिस्ट में से नाम कट जाएगा, और अगर ड्राफ्ट लिस्ट में से नाम कट गया तो आपका नोटिस कभी भी नहीं आएगा। आप इंतज़ार करते रहेंगे पूरे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फेज में और नोटिस नहीं आएगा। तो अगर आपका नाम 2002 में नहीं है तो उसको भी आप नो मैपिंग के साथ फिल करें, मगर फिल ज़रूर करें। तो बहुत सारे दूसरी जैसा कि दूसरे स्टेट्स के अंदर एक आतंक फैल गया था, वो खासतौर पर वेस्ट बंगाल के अंदर उतना दूसरी जगह स्टेट में नजर नहीं आया। क्या कर्नाटका में ऐसे हालात होंगे? आपकी दूरंदेशी क्या है? देखिए, हम अभी कुछ भी नहीं बोल सकते।
हम बस इतना बोल सकते हैं कि सब लोग अभी इन्यूमरेशन फेज में हिस्सा लें, इसको सीरियसली लें और जल्द से जल्द दें। ये नहीं कि इन्यूमरेशन फेज जो है वो पूरा 1 महीने चलना है तो हम आखिरी हफ्ते में कर देंगे, नहीं। हमको पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन फर्स्ट डे से, फर्स्ट वीक के फर्स्ट डे से चाहिए लोगों का, ताकि जल्द से जल्द वो इन्यूमरेशन फॉर्म भरें, उसको सबमिट करें और इस वाले फेज से फारिग हो जाएं। आने वाले दिनों में क्या रहता है, क्या क्या सिनेरियो रहता है, क्या दूसरी स्टेट में जैसे हुआ वैसे होता है या बंगाल में जैसे हुआ वैसे होता है, अभी इसकी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। क्या एडजुडिकेशन का प्रोसेस आएगा यहाँ पे, कोई कंफर्म नहीं कर सकता इस टाइम पे। क्या नहीं आएगा ये भी कोई कंफर्म नहीं कर सकता। हम बस यही कहेंगे कि इन्यूमरेशन में आप हिस्सा लें और दूसरी चीज़ के डॉक्यूमेंट्स को एक तरह से हम तैयार रखें। डॉक्यूमेंट्स अभी एसआईआर में काम नहीं आएंगे तो फ्यूचर में काम आएंगे। करेक्ट डॉक्यूमेंट्स हमेशा फ़ायदेमंद होते हैं। वो जो आप 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रहे थे, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या है? जी, वो 11 डॉक्यूमेंट सारे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हैं। उनमें से मैं कुछ मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं जो कि मेरे ख्याल से कर्नाटका के हिसाब से अहम हैं और आसानी से लिए जा सकते हैं। उनमें से हैं आपका, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो आईडी होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के हों, तो उनके आईडी कार्ड वैलिड होते हैं। उसके बाद आपका किसी नेशनलाइज्ड बैंक का कोई पासबुक हो, कोई आईडी कार्ड हो, वो भी वैलिड होता है, मगर वो 1987 से पहले का होना चाहिए। दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट अहम होता है, पासपोर्ट अहम होता है, और आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या टीसी जो होती है वो अहम होती है। इन सब से अलग हटके एक कर्नाटका में अहम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक आपका परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, जिसको कि हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये आपका कर्नाटका में काफ़ी अहम है और काफ़ी आसानी से बन जाता है। अभी टाइम भी है तो सबको चाहिए कि वो इसको तैयार करके रखें। और दूसरा एक बहुत अहम और कॉमन डॉक्यूमेंट कर्नाटका में जो है वो है आपका फैमिली रजिस्टर। फैमिली रजिस्टर भी काफ़ी आसानी से बन जाता है। तो ये इन दो डॉक्यूमेंट पे, जिनके पास पासपोर्ट हम मान सकते हैं कि 1500 रुपीज़ लगते हैं उसके, ये एक मेरे ख्याल से एक लेवल की फैमिली जो हैं उनके लिए ये अमाउंट एक अहम अमाउंट है। तो हम किसी को ये पुश नहीं करेंगे कि आप पासपोर्ट ही बनवाएं। हम बर्थ सर्टिफिकेट इस टाइम पे हर जगह उसका एक बिजनेस चल चुका है, लोग उसमें 10,000 15,000 रुपए भी खर्च कर रहे हैं। तो हम ये भी पुश नहीं करेंगे कि आप इतना बेइंतहा उधार ले लेके और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं। हम जो आसान डॉक्यूमेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, फैमिली रजिस्टर हो गया, मेरे ख्याल से इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और इनको कम से कम बनवा के रखें। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं बनवाएं पासपोर्ट, अगर आप बनवा सकते हैं तो बेशक बनवाएं। लॉन्ग टर्म में डॉक्यूमेंट्स हमेशा ही फ़ायदा देते हैं। कुछ लोगों में कंफ्यूजन है। अब तक जो मैपिंग हो गया है, कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। अगर आंकड़े हम देखेंगे तो तकरीबन 50% से ज़्यादा तक नहीं हुआ मैपिंग। क्या इसको कंसिडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इसका बात? देखिए, ये भी एक बड़ा आई थिंक कंटेस्टेड क्वेश्चन है। वो इस वजह से कि ये सेम क्वेश्चन हमने कई अथॉरिटीज़ से करा कि हमने उनसे पूछा कि जो ये प्री मैपिंग है जो बोला गया है, इसको आप ये एक्सप्लेन करें कि कैसे यूज़ करेंगे। मगर हर अथॉरिटी से हमें यही आंसर मिला कि ये बीएलओस की लाइफ को आसान करेगा। अब वो कैसे करेगा ये क्लैरिटी किसी के पास भी नहीं थी, या इनफैक्ट हमको ये डिटेल नहीं मिली। अगर क्लैरिटी हो भी इसकी तो उसका हमें आइडिया नहीं है। तो प्री मैपिंग जो है जिसने करवा ली है बेहतर है, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों की ऑटोमेटिकली भी प्री मैपिंग हुई है। मगर अगर हम फेज़ 2 को देखें या फेज़ 1 को देखें एसआईआर की, अगर प्री मैपिंग नहीं है तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जो क्रिटिकल फेज़ चालू हो रहा है 30 जून से, जो कि इन्यूमरेशन फेज़ है, इसमें मैपिंग करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी का क्या, यही बस एक फेज़ है जिसमें कि मैपिंग करवाना बिल्कुल मैंडेटरी है। एक आखिरी सवाल ये है,
ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही ऐसा है, ये दूसरी कम्युनिटी के लिए भी है, नहीं, क्योंकि दूसरी कम्युनिटी के अंदर उतना आतंक नजर नजर नहीं आ रहा है, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये SIR को लेकर बहुत एक आतंक है। तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, जो ये जो SIR है ये हर कम्युनिटी के लिए है। अगर मैं आपको मतलब मुझे बोलने में बिल्कुल झिझक नहीं होगी कि अगर हम वेस्ट बंगाल को अभी साइड में रख दें, उसको छोड़ के जहाँ जहाँ पे भी SIR हुआ है, तो जो नाम डिलीशन हुए हैं मुस्लिम्स के और नॉन मुस्लिम्स के, बिल्कुल पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में हुए हैं। वेस्ट बंगाल एक आउटलायर था, वो सबको पता है कि किस एजेंडे के थ्रू वो हुआ, उसमें क्या क्या हुआ और कैसे मेजॉरिटी मुस्लिम्स के नाम काटे गए। और अब तो बाकायदा रिपोर्ट्स हैं, वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं, लोगों ने एनालिसिस करी है कि ये कैसे एक स्पेसिफिक एजेंडे के थ्रू गवर्नमेंट चेंज करने के लिए वहाँ पे एक बिल्कुल ही यूनिक SIR का प्रोसेस अपनाया गया जो कि किसी भी स्टेट में नहीं अपनाया गया। तो ये खाली सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है, और नॉन मुस्लिम्स को भी उतना ही ख़तरा है जितना कि मुस्लिम कम्युनिटी को है, माइनॉरिटीज़ को है, दलित्स को है। तो ये उनको भी इक्वली उनके लिए डेंजरस है और एक तरह से बैकडोर NRC। तक जो है नॉर्थ साइड में हुआ है ऐसा है, अभी साउथ में एकदम सीधा कर्नाटक में आ गए हैं, तो थोड़ा यहाँ पर लोगों में कंफ्यूजन है, अगल बगल के स्टेट्स में नहीं है, यहाँ पर आ गए कैसे? नहीं, वो इस वजह से कि आपका तमिलनाडु में हो चुका है, कर्नाटका में हो चुका है, और कर्नाटका के साथ देखा जाए तो तेलंगाना में है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र में है। तो हो रहा है पूरे, अब इस फेस में जितनी भी स्टेट्स बची हैं उन सब में होना है। एक आपकी तरफ से एक आखिरी सलाह मशवरा क्या है? सलाह मेरी यही है कि जैसा कि अब इस पूरे डिस्कशन में मैंने कहा कि अभी आप बिल्कुल ये नहीं सोचें कि हमारा नाम कट जाएगा या हमारा क्या कहते हैं कोई कटवा देगा फॉर्म 7 भर के। अभी कॉन्स्टिट्यूशन है इस कंट्री में, अदालत हैं, अच्छी बेंचेस हैं अदालत में भी। तो अभी हमको ये चाहिए कि हम बढ़ चढ़ कर इन्यूमरेशन फेज़ में हिस्सा लें, अपना इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करें, उसको ताकि हम जो ये पहला मरहला है, पहला स्टेज है, इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएँ। और फिर उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा, जो भी इलेक्शन कमीशन डिफ़ाइन करती है, तो उसको हम एज एंड व्हेन वो आता है उसको फेस करेंगे, और उसके लिए विद इन लॉ जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी हमारे अधिकार हैं, उनके उनके बेसिस पे हम उसका सामना करेंगे। APCR से जो SIR के बारे में आप अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, इस ताल्लुक से कर्नाटका में कैसे? देखिए, अब एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो है वो अब खाली कर्नाटका ही नहीं, नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। इस टाइम हमारे टीम में तकरीबन पूरे इंडिया में 1200 से ज़्यादा लॉयर्स हैं, प्लस 100+ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमें गाइड करते हैं। हम तकरीबन इस टाइम पे इंडिया के 18 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। प्राइमरली 3 चीज़ों पे हम काम करते हैं। एक तो लिटिगेशन है, क्रिमिनल केसेस हुए या सिविल केसेस हुए, दोनों लिटिगेशन पे हम काम करते हैं। प्लस दूसरा जो हम काम करते हैं वो पैरालीगल एक्टिविस्ट को तैयार करने के लिए उन पे काम करते हैं। और तीसरा हमारा मेन डॉक्यूमेंटेशन, SIR, हेट स्पीच को ट्रैक करने के लिए अभी हमने हेट स्पीच ट्रैकर लॉन्च करा है, पिछले ही महीने एक वेबसाइट लॉन्च करी है जिसमें कि जितनी भी हेट स्पीचेस हो रही हैं इंडिया में उन सबको हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो ये सारे काम APCR करती है। कर्नाटका में अगर देखा जाए, या अभी हम ये बोलें कि जितने भी बचे स्टेट्स हैं आपका, चाहे उत्तराखंड में अब तो चालू हो गया है, चाहे कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हर जगह APCR की टीम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम, हर डिस्ट्रिक्ट में APCR की टीम है, लॉयर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं। तो वो बिल्कुल तैयार हैं, उनकी सबकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। एंड वो बिल्कुल जो भी किसी को कोई क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है,
तो उनका पूरा पूरा लॉ के पर्सपेक्टिव से हेल्प करना है। राइट। मेरा नाम शज़न है, शज़न सिद्दीकी। मैं प्राइमरली मध्य प्रदेश से हूँ, यहाँ बेंगलोर में रहता हूँ। और एपीसीआर से मेरे ख्याल से काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, तकरीबन 8 से 10 साल हो गए होंगे उसमें। प्राइमरली एसआईआर का पूरा कर्नाटका का और कुछ कुछ तेलंगाना और महाराष्ट्र का मैं देख रहा हूँ एपीसीआर के पर्सपेक्टिव से। पूरी कैपेबिलिटी बिल्डिंग वो कर रहा हूँ। और इसको छोड़ के हेट स्पीच ट्रैकिंग में बेसिकली हमेशा से मेरा काम रहा है।